तो आज उसको अफसोस हो रहा है कि मैंने उस टाइम क्यों बेचा। और डर केवल ऊपर नीचे वोलेटिलिटी से नहीं बनता। कभी कभी कुछ इन्वेस्टर को मैंने देखा है जब फंड मैनेजर के अगेंस्ट कोई करप्शन या कुछ ऐसा भी हो सकता है, और कुछ लोग मार्केट जब बढ़ रहा होता है तब भी सेल करते हैं। पोर्टफोलियो में एक म्यूचुअल फंड है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है और आपने काफी उसको टाइम भी दे दिया। हमने कोविड टाइम में देखा था जब मार्केट डिप में चल रही थी। टाइम इन मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। जब मार्केट गिरती है तभी इतनी ज्यादा यूनिट्स आती हैं, आपको फायदा मिलता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं, ये कारण सही है। आज तक हम सुनते आए हैं कि म्यूचुअल फंड खरीदो, बेचने की बात कोई नहीं करता। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं फाइनेंस एक्सपर्ट कर्नल संदीप, जो कि हमें बताएंगे कि म्यूचुअल फंड कब और कैसे बेचें। वेलकम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, गुड टू बी हियर। यस, म्यूचुअल फंड को कब बेचना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कब खरीदने से, क्योंकि आपका गेन जो बुक होगा वो केवल बेचने के बाद ही बुक होता है। तो इसलिए बेचना बहुत ज़रूरी है एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। तो संदीप, मेरा पहला सवाल है कि व्हाट आर द कॉमन रीजन फॉर पीपल टू सेल देयर म्यूचुअल फंड। आप क्या सोचते हैं कि दीज रीजंस आर गुड इनफ टू सेल और शुड इन्वेस्टर बी मोर पेशेंट? मेरा तजुर्बा बोलता है देयर आर 3-4 कॉमन रीजंस फॉर पीपल टू सेल देयर म्यूचुअल फंड्स। प्राइमरी रीजन इज मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मार्केट जब नीचे जाता है तभी लोग सेल करते हैं, नहीं। मार्केट जब नीचे जाता है तो लोगों को डर होता है कि और नीचे जाएगा, उसकी वजह से सेल करते हैं। और कुछ लोग मार्केट जब बढ़ रहा होता है तो तब भी सेल करते हैं। क्यों सेल करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अब गिरने वाला है तो अभी हम सेल कर दें। तो एक डर बना रहता है। यस, और डर केवल ऊपर नीचे वोलेटिलिटी से नहीं बनता। कभी कभी कुछ इन्वेस्टर को मैंने देखा है जब मार्केट कुछ नहीं कर रही तो उनको तब भी इनपेशेंट हो जाते हैं और वो म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं। एक ये कारण है। दूसरा कारण है कि लोगों को फाइनेंशियल इमरजेंसीज हो जाती हैं जिसमें वो उनको सेल करना पड़ता है। एक दूसरा कारण वो है। तीसरा कारण है कि जब उनके गोल अचीव हो जाते हैं, जिस गोल के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट किया है कि अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अब वो बच्चा एजुकेशन के लिए ड्यू हो गया, जायज़ है वो उस म्यूचुअल फंड को सेल करेगा। तो ये कारण है। लेकिन केवल वोलेटिलिटी के लिए म्यूचुअल फंड को सेल करना सही नहीं होगा। मार्केट में पेशेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है जिसकी वजह से आपको पैसे चाहिए, म्यूचुअल फंड बेचना सही है। ओके। व्हेन समवन इज वरीड अबाउट द मार्केट एंड देयर म्यूचुअल फंड, जैसे कि हमने कोविड टाइम में देखा था कि जब मार्केट डिप में चल रही थी तो उस टाइम लोगों ने पैनिक होके अपने पोर्टफोलियो खाली कर दिए थे। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यस, वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इट एंड कोविड जो है बहुत ही रिसेंट मेमोरी में है, हमारी यादें अभी ताज़ा हैं। यस, हमने देखा कि लोगों ने उस टाइम पे सेल ही किया, किसने खरीदा नहीं। लेकिन तजुर्बा ये बताता है कि मार्केट बाय नेचर वोलेटाइल होती है। ये अप्स एंड डाउन्स एंड स्टीप डाउनफॉल्स आर ऑल्सो वेरी बाय नेचर इट हैपन्स इन मार्केट एंड दे आर वेरी कॉमन। तो केवल वोलेटिलिटी की वजह से आपको सेल नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? आपको टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करके रीबैलेंस करते रहना। इस यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड है। इन केस वो डाइवर्सिफाइड है तो कुछ चीज़ें वोलेटाइल होंगी, कुछ स्टेबल होंगी। SIP को तो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तभी SIP अगर आपकी जा रही है तो आपकी ज़्यादा यूनिट्स आती हैं, आपको फ़ायदा मिलता है। तो मैं पूछना चाहूंगी सर, ये SIP पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? नहीं, SIP पे बिल्कुल, SIP ज़्यादा फायदेमंद होती है। तीसरा है, अगर मार्केट वोलेटाइल है, कोई डाउनफॉल आ रहा है, आपने तो एक गोल के लिए इन्वेस्ट किया, तो क्या आपका गोल उससे चेंज हो रहा है? मान लीजिए कोविड के टाइम में लोगों ने इन्वेस्ट किया था कि मैंने बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्ट कर दी, तो शादी तो होनी थी उसके 2-4 साल बाद, क्योंकि कोविड में तो शादी नहीं हुई। तो अपने गोल पे फोकस करिए, लॉन्ग टर्म गोल रखिए, तो उसी पैसे को, लॉन्ग टर्म का जो पैसा है वही मार्केट में लगाइए। अपने गोल पे फोकस करिए। मार्केट को जैसा मार्केट का बाय नेचर है वैसे मूवमेंट करेगा, तो वो रखना है। इस यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है। फिर भी आपको टेंशन हो रही है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, वो आपको गाइड करेगा। एंड वो अगर वो अच्छा एडवाइज़र है तो वो कोई एक्शन भी ले रहा होगा। तो आपने वोलेटिलिटी में तो बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। मेरी एक फ्रेंड है जो कि कोविड टाइम पे उसने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया था, और एक और भी फ्रेंड है जिसने अपना पोर्टफोलियो खाली नहीं किया था उस समय कोविड के टाइम पे।
तो आज उसको अफसोस हो रहा है कि मैंने उस टाइम क्यों बेचा। तो अब जाके पता चला तो कि हमें उस टाइम ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए थे, या तो कोई फाइनेंस एक्सपर्ट से हम मिलते तो हमें प्रॉपर गाइड कर देते वो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसलिए बोलते हैं टाइम इन मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। कभी भी ज़्यादा मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि आज तक कोई भी उसको परफेक्टली टाइम नहीं कर पाया है। तो स्टे इन्वेस्टेड इन द राइट एसेट्स। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाय एंड फॉरगेट वाली कहानी है, बिल्कुल नहीं। अगर आप राइट एसेट राइटली डाइवर्सिफाइड हैं तो आपको पेशेंस बना के रखने में ही फ़ायदा है। जैसे कि आपने खुद ने बताया कि आपकी एक फ्रेंड ने काफ़ी फ़ायदा उठाया, तो वही आपने रखना है। क्या आप हमें कुछ सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कब बेचना चाहिए? आपकी इसमें क्या राय है? कुछ एक रीजंस हैं जिसके लिए म्यूचुअल फंड बेचना सही हो सकता है। वो है, पहला है कि आपका म्यूचुअल फंड, आपका पोर्टफोलियो जो है रीबैलेंसिंग की उसमें ज़रूरत है, उसके लिए एक को बेच के दूसरे में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है। दूसरा है कि आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप यहाँ से निकाल के दूसरे फंड में जा सकते हैं। तीसरा है आपका कोई कंसिस्टेंटली कोई पोर्टफोलियो में एक म्यूचुअल फंड है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है और आपने काफ़ी उसको टाइम भी दे दिया, उसमें निकलना एकदम जायज़ है, जिससे कि आप बेटर गेन कर सके। अगला कारण है कि जिस पर्पस के लिए आपने या जिस फंडामेंटल रीजंस को देख के उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया था उसमें कुछ कंप्रोमाइज़ हो रहा है। जैसे कि हो सकता है कि उसमें इंटीग्रिटी इश्यू हो, फंड मैनेजर में चेंज हो गया हो, या फंड मैनेजर के अगेंस्ट कोई करप्शन या कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो उसमें उसको बेचना बिल्कुल सही। अगला है आपके पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है पैसा निकालने के लिए, उसमें पैसा निकालिए क्योंकि आपकी नीड के लिए पैसा है। और अगला इम्पोर्टेंट कारण है कि जिस पर्पस के लिए आपने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराने के लिए, अभी वो उसने 12th कर लिया, उसको इंजीनियरिंग जाना है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपका गोल आ गया, बिल्कुल उसको निकाल के उसको बच्चे की एजुकेशन में इस्तेमाल करें। तो ये सब कारण हो सकते हैं, ये कारण सही हैं, लेकिन असली कारण क्या है वो आपकी इंडिविजुअल नीड पे डिपेंड करेगा। तो वो पर्सनल होता है और उसमें आपने अपना ज़रूरत समझना है और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझना है, तब पैसा निकालना है। सर यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि जब आपका गोल अचीव हो जाता है तो अपना पोर्टफोलियो हम उस टाइम खाली कर लें, या जो जितना हमें अमाउंट चाहिए है हमें उतना वो ले लें और बाकी को रहने दें? देखो, आज तक का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मार्केट इन्वेस्टमेंट से बेटर अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट करने की नहीं है। तो यहाँ से पैसा तभी निकालें जब आपके पास बाकी जगह से अवेलेबल नहीं है। तो मेरा तो कहना ये होगा, जितना आपको उस गोल के लिए पैसे की ज़रूरत है उतना आप निकालिए और बाकी को ग्रो होने दीजिए। वो हो सकता है आपका दूसरे गोल में भी वो काम आ जाए। सही। सर ये काफ़ी इन्वेस्टर की क्वेरीज रही है कि जैसे बहुत बड़ी कंपनी ले लो, जैसे अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप में जब उसमें कंपनी में टेंशन चल रहे थे तो उस टाइम लोगों ने पैनिक होके अपने म्यूचुअल फंड बेच दिए थे। तो इसमें आप क्या अपनी राय दोगे कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए इस टाइम पर? देखो, अडानी ग्रुप में जो प्रॉब्लम हुई हम सबको पता है, जब हिंडनबर्ग ने उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए तो अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स काफ़ी नीचे तक आए, रादर 75% तक ड्रॉप हुए। तो ऐसी चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो पैनिक नहीं करना है, आपने असेस करना है कि भाई मेरा इसमें एक्सपोजर कितना है, तो उस ग्रुप में अपना एक्सपोजर चेक कीजिए। दूसरा है कि आप चेक करिए कि आपका फंड मैनेजर क्या कर रहा है, उसका काम है एक्शन लेना, उसने क्या एक्शन लिया। तीसरा है, ऐसे में इम्पोर्टेंट आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो रखा है, बैलेंस है और डाइवर्सिफिकेशन एडिक्वेट है, तो आपको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। चौथा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए कि म्यूचुअल फंड वैसे ही इतने डाइवर्सिफाइड होते हैं कि उसमें एक कंपनी को खराब जाने में या एक कंपनी को डाउनवर्ड जाने में ज़्यादा असर आपका नहीं पड़ता है। तो और क्योंकि आपका पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म तो है नहीं, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में ऐसी चीज़ें इवन आउट हो जाती हैं। रादर हमने अडानी के सिचुएशन में ही देखा
कि जिन लोगों ने या जिस म्यूचुअल फंड ने, जब वो मार्केट गिर रही, इन्वेस्टमेंट मार्केट गिर रही थी और अडानी के फंड्स भी गिर रहे थे, जिन्होंने खरीद लिया वो आज बहुत अच्छा गेन्स में है। तो आपको ये सब नज़रिया, ये सब बातें ध्यान में रख के वो करना चाहिए। पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना। पैनिक या टेंशन लेने के बजाय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, वो आपको, उसका काम है आपको हैंड होल्डिंग करना, ऐसी चीज़ों में गाइड करना, तो वो एक हो सकता है। यस संदीप, आई एग्री। अब हम बात करेंगे एग्जिट लोड एंड टैक्सेस की। ये कितना इम्पोर्टेंट है म्यूचुअल फंड के बेचने के दौरान? एग्जिट लोड और टैक्सेस, जिसको हम ट्रांसमिशन लॉसेस भी बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, पहले आते हैं ये होते क्या है। एग्जिट लोड होता है, वो एक पेनल्टी होती है टाइम से पहले अपने फंड्स को निकालने के लिए। वो कितना होता है? 1 से 2%, और ये अप टू जनरली 1 साल, दैट इज 365 डेज तक लागू होता है। कि आप 365 डेज से पहले कोई फंड निकाल रहे हो तो आपको अप टू 1% जनरली एग्जिट लोड लगता है। इस एग्जिट लोड से म्यूचुअल फंड आपको प्रमोट करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं कि जिससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। तो ये आपके फायदे के लिए है पहले तो। दूसरा है टैक्सेस। जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बुक करते हो, शॉर्ट टर्म में अपने फंड से निकलते हो, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है, जो कि आपके गेन का 20% हो सकता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का गेन बनाया, तो उसके 20,000 रुपये आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 12.5%, जो कि 1 साल के बाद लगता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। और गुड पार्ट ये है कि सरकार ने आपको एक फैसिलिटी दी है, और सरकार ने टैक्सेस में आपको एक प्रोविजन दिया है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख, दैट इज 1.25 लाख रुपए टैक्स फ्री आप हर साल बुक कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो आपका गेन्स है उस पर आप 12.5% टैक्स देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, और ये आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। यस, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ओनली ऑन बेसिस ऑफ दिस एग्जिट लोड एंड टैक्सेस। एक फंड में बने रहना जरूरी नहीं है और एडवाइजेबल भी नहीं है। एट टाइम्स देयर मे बी सिचुएशन बिकॉज ऑफ द फंड चेंजेस, फंड अंडर परफॉर्मेंस और योर फाइनेंशियल नीड्स, जिसकी वजह से आपको बेचना सही हो सकता है, डिस्पाइट यू पेइंग एग्जिट लोड एंड यू पेइंग टैक्सेस। चलो, मुझे भी समझ में आ गया कि एग्जिट लोड मतलब तब पड़ता है अगर 1 साल से पहले हम निकाल लें। तो अब मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूंगी, और मेरे ख्याल से मेरे लिसनर्स भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल जरूरी है। Finvision believes in staying agile and align the portfolio from time to time. So, how do you go about it, and how do you manage the transaction and tax part? पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम अलाइन एंड रीअलाइन करना बहुत जरूरी है। पहले तो हम क्यों करते हैं? आपके इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करना है, उसको टाइम टू टाइम रीअलाइनमेंट की जरूरत है, रीबैलेंस की जरूरत होती है। तो रीबैलेंस करने से पहले क्या देखना चाहिए? यस, एग्जिट लोड एंड ट्रांसमिशन लॉसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस आर इम्पोर्टेंट। तो रीबैलेंस करने के लिए करना है, टैक्स और ट्रांसमिशन लॉसेस को फैक्टर इन करके करना है। फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपने काफ़ी टाइम दे दिया है, तो उसको हमने वीड आउट करना है। कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उसके लिए वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो अंडर परफॉर्मर से उधर रीअलाइन कर देंगे। तीसरा है मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट एवर डायनामिक रहती है। अगर मार्केट जिस हिसाब से चल रही है, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से उसको री इन्वेस्ट करना है। वी एट फिनविजन फैक्टर इन ऑल दिस। हम हर 6 महीने और 1 साल में तो हर म्यूचुअल फंड को हार्ड रिव्यू करते हैं। तो 1 साल में जब हम हार्ड रिव्यू तो 1 साल में जब हम हार्ड रिव्यू करते हैं, तो वो जनरली टैक्स फ्री हो, एग्जिट लोड फ्री हो जाता है, और टैक्स भी लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो हम जहाँ तक कोशिश होता है उसको इन्वेस्टर को एग्जिट लोड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं आने देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम शॉर्ट टर्म या जब तक उसका लॉन्ग टर्म या एग्जिट लोड आउट नहीं होगा तब तक हम उसको रीबैलेंस नहीं करेंगे। लेकिन उस रीबैलेंस में कोई ऐसा कारण होना चाहिए कि फंड में कोई इंटीग्रिटी इश्यूज हैं, या मार्केट में कोई ऐसा चेंज आ गया है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपके पोर्टफोलियो को, तो केवल उन्हीं कारणों पे हम जो है आपको एग्जिट लोड और शॉर्ट टर्म लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है हर इन्वेस्टर्स के कस्टमाइज गोल्स के हिसाब से, और हर इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उन सबको ध्यान रखते हुए हम अपना जो रीबैलेंसिंग करते हैं।
बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसर रहा है। ये एक रिटायर्ड ऑफिसर का सवाल है ओके, कि गुड। बैंक एफडी एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है और रेट भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या ये सही समय होगा कि एफडी को हम म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करने का? आपका इसमें क्या राय है, स्पेशली रिटायर्ड आर्म फोर्सेस ऑफिसर के लिए? Yes, we know this traditional instrument of FDs and senior citizen saving scheme, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर्स का तो काफ़ी फेवरेट है, और फौजियों को तो ये फैसिलिटीज़ भी है कि वो जनरली ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो 60 साल से ऊपर है। बट आर्म फोर्सेस ऑफ पर्सनल के लिए ये स्पेशल प्रोविज़न है कि आप जब रिटायर हुए हो तो आप 50 साल के हो तो विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसीप्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट यू कैन इन्वेस्ट इन द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि आज के दिन 8.2% पर एनम दे रही है, जो कि सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब हम देखते हैं इफेक्टिवली, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है हर 3 महीने में आपके अकाउंट में आता है, तो इवन इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो आपका नेट रिटर्न होता है वो 6% से कम होता है, एग्जैक्टली 5.82% होता है। बिल्कुल। और हमने देखा है हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो 10% से ज़्यादा है और 8% से नीचे तो रहा ही नहीं है हिस्टोरिकल, तो उस धीरे धीरे आपका पैसा कम होता जाता है। तो मेरा इसमें जो एडवाइस होगा वो इस तरह होगा, एफडी या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पहले तो इन्वेस्ट करना उतना फाइनेंशियली एडवाइजेबल नहीं है, फाइनेंशियली वाइज नहीं है, तो आप उसको यस इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर शिफ्ट करेंगे तो ज़रूरी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन ध्यान रहे उसमें थोड़ा रिस्क भी बढ़ता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि एफडी बिल्कुल सेफ़ है, एफडी भी सेफ़ नहीं है, एब्सोल्युटली सेफ़ तो नहीं है। यस, इक्विटी थोड़ा उससे ज़्यादा वोलेटाइल होता है। रादर अगर आपको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है और आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो रेगुलर इनकम में भी मार्केट में इन्वेस्ट करना, लेस वोलेटाइल फंड में जाएंगे जैसे कि आर्बिट्राज फंड और इवन डेट फंड में भी आपको वहाँ से बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरा, टैक्स कम लगेगा। तो मेरा आपको सलाह होगी कि 100% एफडी या सीनियर सिटीजन में जाना या रहना, और उसको 100% आज ही मैं डिसाइड करूं कि आज तक तो मैंने एफडी और सीनियर सिटीजन में लगाया और अभी मैं टोटली इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना, वो भी एडवाइजेबल नहीं होगा। तो एक बैलेंस अप्रोच चलाएं जिसमें हमारी एक 2 बकेट स्ट्रेटजी है, फिनविजन 2 बकेट स्ट्रेटजी, जिसमें 250-300 ऑफिसर्स पहले ही सब्सक्राइब्ड है, जिसमें हमने अच्छी तरह समझाया है कि कैसे हम आपके पैसे को मैनेज कर सकते हैं और कैसे आपकी रेगुलर इनकम नीड्स ऑन द रिटायरमेंट कॉर्पस एज वेल एज आपका जितना एफडी वगैरह से आपको पैसा मिलता है 1 करोड़ में जैसे कि 40 से 45 हज़ार मिलते हैं, तो 2 बकेट स्ट्रेटजी से हम आपको रेगुलरली 40 से 50 हज़ार पर मंथ दे देंगे अगले 10 साल तक एश्योर्ड, एंड जो रिमेनिंग 60% पोर्शन है हमारी फिनविजन बकेट स्ट्रेटजी में जो वो आपको एग्रेसिव एसेट्स में डाल के ग्रोथ भी दे सकता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। इसका हमने वीडियो कुछ दिन पहले शेयर किया था, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़रूर देख लीजिए, जिसमें हमने पूरा समझाया है कि 10-10 साल के साइकिल में कैसे आपकी रेगुलर नीड्स भी पूरी हो सकती है और आपका पोर्टफोलियो ग्रो भी हो सकता है, जिसको आप अगर नहीं यूज़ कर रहे तो आप ऐसे लेगेसी भी अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ सकते हैं। ओवरऑल मेरा कहना यही होगा कि ये सब आपकी एक्सपेक्टेशंस, एक्सपीरियंस और जैसा आपकी रिस्क एपेटाइट, रिस्क टॉलरेंस है उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं कहूँगी कि आप भी ज़रूर देखिए 2 बकेट स्ट्रेटजी, मैं भी ज़रूर देखूँगी, आज ही देखती हूँ मैं इसको भी। थैंक यू सो मच संदीप फॉर दीज इंसाइटफुल आंसर। और मुझे लगता है कि मेरे लिसनर्स को काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा कि हमें म्यूचुअल फंड कब और कैसे बेचना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ सीखा। याद रखिए, पर्सनल फाइनेंस डिसीजन के लिए एक एक्सपर्ट का सलाह लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।